नमस्ते शेतकरी भाई। मैं महाराष्ट्र से मधुसूदन गायकवाड़ और मैं खेती का 4-5 साल से काम करता हूँ। और खेती के बारे में जैसे कि सेंद्रीय खेती, जैविक खेती या रासायनिक खेती, ये सब का प्रयोग करके मैं खेती करता हूँ। तो भी मेरा समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आज झांसी आया हूँ सचान साहब से मिलने के लिए। और मुझे जीवाणु के बारे में सचान साहब कोई जो भी आप इतने अच्छे तरीके से जीवाणु के विषय पर काम कर रहे, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा मालूमात चाहिए। देखिए मित्रों, मैं तो अक्सर आपके सामने इस तरीके की बात करता रहता हूं और देश में बहुत से किसानों का प्यार मुझे मिल रहा है और मेरी बातें उनको समझ में आ रही हैं। और शायद आप भी मेरी YouTube में कोई वीडियो देख करके प्रभावित हुए, इनको लगा कि जैसे यहाँ खेती का समाधान वास्तव में मिल सकता है। और मैं बातचीत में अपनी पूरे व्यवहार में यही अक्सर कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मतलब है बाजार न जाना। जो व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ भी बेचे, अगर कोई ये भी कहता है हींग डालना, तो गलत है। मैं कई बार बोला हूं कि जमीन में कुछ नहीं डालना, आप अपना प्यार डाल दीजिए और अपने शुद्ध विचार डाल दीजिए। भगवान भाव का भूखा है और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। सबसे बड़ा खेती में निवेश है आपका अपना कॉमन सेंस। ये धरती माँ सदियों से हम सब लोगों को खिलाती आई है, ये कुछ आपसे नहीं मांगती। बस इसके साथ हमें वो भाव रखना है जो भाव मनुष्य के नाते मैं धरती का पुत्र हूँ, धरती मेरी माता है। माता और पुत्र के बीच के जो संबंध है वो मुझको स्थापित रखने हैं। माता मुझको कभी निराश नहीं करेगी। अब आपका प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणुओं का। मित्र, हम सब लोग पिछले कई सालों से एक जीवामृत सूक्ष्म जीवाणु जैव उर्वरक, मैंने बहुत 2-3 साल पहले एक बात कही थी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को बहुत पहले से पता है कि रसायन आधारित कृषि में मैंने जमीन के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट किया है। तभी ना बायो फर्टिलाइजर की बात होती है कि जमीन में ट्राइकोडर्मा डालना है, सुडोमोनास डालना है, बिवेरिया डालना है, माइकोराइजा डालना है। भाई, यानी इट मीन्स एग्रीकल्चर के पढ़े लिखे लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारा है। अदरवाइज इनको डालने की क्या जरूरत है। उसके बाद अभी एक जीवामृत का विज्ञान चला है। हमारे साथ करीब करीब 3 लाख से ऊपर किसान हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरी खेती को, इस प्रकार के जीवामृत को लाइक करते हैं और अपनी खेती में कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट हैं। पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी कम से कम 11-12 हज़ार किसान हैं जो इस वाले जीवामृत को प्रमोट कर रहे हैं। मित्र, विज्ञान कितना सरल है। ये माँ, जब धरती माँ कहते हैं, माँ का मतलब जिंदा है, तभी तो माँ। और धरती जिंदा कैसे है? धरती जिंदा है धरती में रहने वाले नाना प्रकार के जीव और जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की बदौलत। लेकिन जब हम पेस्टिसाइड डालते हैं जमीन में दीमक को मारने के लिए, तो सब जीव मर जाते हैं। तो आज की तारीख में, जैसा आपने पूछा हमसे कि धरती में जो सूक्ष्म जीवाणु थे, धरती को बनाने वाले, धरती की रचना करने वाले, धरती को फर्टाइल बनाए रखने के लिए जो निरंतर प्रयास करने वाला जो धरती की आत्मा थी सूक्ष्म जीवों के रूप में, वो तो हम लोग पेस्टिसाइड डाल के मार रहे हैं। और उसके बाद एक कार्यक्रम आया कि जीवामृत, गाय का गोबर लो, गाय का मूत्र लो, 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी लो, 1 किलो बेसन लो, 1 किलो गुड़ लो। मित्र, आपसे कहा जाता है कि 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। किस बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और किस सीजन में, कब? देश के बहुत सारे मेरे किसान भाई बेचारे इस बात को मानते हैं कि चलो बुद्धिजीवियों ने कहा है तो हम ऐसा करते हैं। मैं इस
जीवामृत के बारे में कितना कन्फर्म हूँ कि आज देश के करीब करीब 90% किसानों के पास तो गाय है नहीं। तो अगर गौमूत्र से और गोबर से प्राकृतिक खेती होनी हो तो एक क्लियर हो गया कि 90% लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, 10% जिन लोगों के पास गाय है तो गौमूत्र के लिए क्या करें वो? अब गाय यूरिन करे और डब्बा लेके नीचे खड़े हों, ये तो पॉसिबल नहीं है। 10 एकड़ का किसान है और एक ड्रम बनाने में उसको 10 लीटर गौमूत्र लगता है और 1 एकड़ में 3 बार जीवामृत बना के डालना है, यानी 1 एकड़ के लिए 30 लीटर गौमूत्र। और 10 एकड़ का अगर कोई किसान है तो 300 लीटर गौमूत्र कैसे कलेक्ट करेगा? लोगों ने कहा फर्श बना लेते हैं पक्की। यहां से शुरू होता है हमारा मानसिक दिवालियापन। गाय को माँ कहते हैं। गाय का एक परिवेश होता है, कहाँ बंधना है, कहाँ चरना है, कहाँ घूमना है, कहाँ नहाना है, किस नदी का पानी पीना है। अभी तो कच्ची जमीन में खड़ी थी गाय, उसको आनंद मिल रहा था। कच्चे जमीन में जब खड़ी होती तो उसको तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमने गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए उसके नीचे पक्का फर्श बना दिया। गाय स्लिप होकर गिर जाती है। मित्र, अपने लालच में इतने स्वार्थी हो गए हो कि जिसको गौ माता कहते हो उसकी सुख सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं। यानी हमको मूत्र मिल जाए, डब्बा लेके ना खड़ा होना पड़े, इसलिए पक्का फर्श बना देते। मैं अक्सर बोलता हूं कि गाय के बारे में अगर समझना हो तो पौराणिक कथाओं में चले जाइए। नंदिनी नाम की गाय राजा दिलीप से क्या कहती है, हे राजन, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। यहाँ तो आपकी गाय प्रसन्न ही नहीं है। बछड़ा आप उसका बेच देते हैं या फेंक देते हैं या सड़क के किनारे चरने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिस माँ का पुत्र आप छीन लेते हैं, जिस माँ के पुत्र को गाय के साथ रहने नहीं देते हैं, वो गाय प्रसन्न कैसे हो सकती? और जब गाय प्रसन्न नहीं है तो गौमूत्र और गोबर की जो हल्ला है ना, वो मचाना कम से कम बंद कर दो। मैं क्या कहता हूं, प्रकृति में गाय है, गाय में प्रकृति नहीं है। इस प्रकृति की व्यवस्था में गाय भी एक इकाई है। और गाय जब शब्द आता है ना तो नो डाउट गाय को मैं माता कहता हूं। क्यों कहता था कि आज के ट्रैक्टर के युग से जरा पहले जाइए, जब इस देश में ट्रैक्टर नहीं थे, उसके पहले पूरा देश बैल से खेती करता था। गाय इसलिए मां थी कि गाय का पहला उपहार था मनुष्य के लिए बैल, दूसरा उपहार था उसका दूध। आज बैल मैंने बाहर कर दिए। दूध इसलिए नहीं कोई खरीदता गाय का महंगा, क्योंकि उसमें साहब फैट नहीं है, मलाई नहीं जमती। इसलिए गाय का दूध हम 70 रुपये लीटर क्यों लें? गाय का दूध जब भी कोई कंज्यूमर मांगता है तो 30 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर मांगता है। तो कोई देश का किसान गाय कैसे पालेगा? बैल से खेती करने वाले को सरकार का कोई प्रोत्साहन नहीं है और ना गाय का दूध बेचने वाले को कोई पैसा देने वाला है। तो मित्र, इसलिए गाय सड़क पर है। और गाय का फाइनल प्रोडक्ट गौमूत्र और गोबर। गाय भूसा खाएगी, पानी पिएगी तो गोबर और गौमूत्र तो करेगी। उसका लास्ट प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है जो आपको मिलना ही मिलना है। हमको उसका पहला उत्पाद बछड़ा, दूसरा उत्पाद दूध। जब हम दूध और बछड़े को तवज्जो नहीं देंगे तो गौमूत्र और गोबर के लिए तो कोई गाय पालेगा नहीं। तो देश के सभी किसानों से, जैसे आज भी कई किसान भाई कुछ मेरी सुन लेते हैं, कुछ उधर की सुन लेते हैं, कहते हैं शशांक साहब मैंने गोबर भी डाल दिया है। हमने कहा बहुत बड़ा बहादुरी का काम किए हो। इस जीवामृत में गोबर की, गौमूत्र की कोई जरूरत नहीं। बार बार कहता हूं, गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले थे। गाय ने मल विसर्जित कर दिया, अब उन जीवाणुओं का कोई रोल नहीं है। गोबर का तो रोल है, कार्बनिक पदार्थ है, बट जीवाणुओं का, वो गाय के गोबर में पाए जाने वाले जीवाणुओं का इस नेचर में कोई रोल नहीं है। धरती को उर्वर बनाने में उनका कोई सहयोग नहीं है। आपको एक ही चीज बताता हूं कि धरती में किसी जमाने में, प्राकृतिक व्यवस्था में, धरती में मिलियंस टाइप के, लाखों प्रकार के जीवाणु हैं। जो मैंने जब केमिकल फार्मिंग शुरू किया, फसल सुरक्षा के नाम पर ढेर सारे रसायन डाले जमीन में,
तो केंचुआ मरा, गुबरैला मरा, सांप मरा, बिच्छू मरा, तो छोटे जीवों की क्या हैसियत, वो भी मर गए। तो आज जो विषय जीवामृत का है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जीवामृत का मतलब है जमीन में पाए जाने वाले वो नाना प्रकार के जीवाणु जो कभी हमारे खेतों में हुआ करते थे, उनकी पुनर्स्थापना। तो उनकी पुनर्स्थापना के लिए हमको कौन कौन से जीवाणु थे जरा पता करो, किसी किताब में तो नहीं मिलेंगे। सिंपल सी कहानी है कि मैंने ये जो प्रयास किया, अभिनव प्रयास किया, जो मेरे मन में विचार आया कि जंगल में रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुमलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरिया। मैंने जंगल को घूमा है, देखा है। जंगल में किसी वनस्पति को ना पानी की जरूरत है, ना उर्वरक की जरूरत है, ना वहाँ कोई बीमारी लगती है, ना कोई कीड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकृति की व्यवस्था जिंदा है। तो प्राकृतिक खेती में मुझे प्रकृति की व्यवस्था को फिर से जिंदा करना है, इतनी सी कहानी है। तो प्रकृति की व्यवस्था को जिंदा करने के लिए, चूंकि प्रकृति की व्यवस्था जमीन पर ही है, जब नेचर की बात करेंगे तो नेचर का कारोबार जमीन के इर्द गिर्द ही है। तो पहले जमीन में वो चीजें इनॉकुलेट कर दीजिए जो आपने नष्ट की हैं। तो वो मिलेंगी कहाँ? खोजिए कहाँ मिलेंगी। किसी की लैब में मिलेंगी, किसी की हैसियत है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस समस्त प्रकार के जीवाणुओं का जो है लैब में वो संवर्धन कर सके? नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ जंगल चले जाइए। यदि किसी किसान के आसपास 100-200 किलोमीटर की दूरी पर फॉरेस्ट एरिया हो तो फॉरेस्ट जाए और ऐसे पेड़ों के नीचे की मिट्टी ले आए जिनके नीचे बायोमास इकट्ठा है, यानी पत्तियां और तने और फल सब वहीं सड़ते गलते हैं। तो उनको हाथ से हटाए, वहाँ से मिट्टी 5 किलो 10 किलो ले आकर के जीवामृत बनाए। और अन्यथा मैं कहता हूँ मेरे यहाँ से फ्री आप कास्ट ले जाए, कोई पैसा नहीं लगता है। तो जीवामृत के बारे में सिंपल सा काम है कि हम जंगल से, जंगल में जो माया है प्रकृति की या राम की या ईश्वर की, उसको कलेक्ट करते हैं और इस ड्रम में डालते हैं, इसमें पानी भरते हैं और इसको प्रोपोगेट करने के लिए इनको भोजन भी चाहिए। तो जैसे वो वाला जीवामृत में लोग उसको 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 10 किलो गोबर खिलाते हैं। मित्र, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एक सेल का एक साइज है। बेसन के कण का, बेसन जो आटा है दाल का, उसके एक पार्टिकल में सैकड़ों माइक्रोब्स आ जाएंगे। तो ये तो ध्यान रखिए आप, आटा या बेसन माइक्रोब्स नहीं खाता जब तक वो शुगर में कन्वर्ट ना हो जाए। शुगर में कन्वर्ट होने के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ अच्छी कंडीशन होगी तो 25 से 35 दिन लगते हैं। यहाँ तो 72 घंटे में जीवामृत बन गया। तो 72 घंटे में बेसन का तो कोई रोल आया नहीं, हाँ गुड़ का रोल जरूर था। 72 घंटे में जो आपने बरगद के पेड़ के नीचे की 500 ग्राम मिट्टी ली थी, उसमें भगवान जाने बैक्टीरिया थे भी कि नहीं थे। तो इसलिए देश के बहुत सारे किसान तो इसलिए फेल हो गए कि जीवामृत तो उन्होंने डाला जो विधि विधान बताया गया था, बरगद की मिट्टी लाए, जीवाणु थे नहीं, गाय का गोबर डाला, उसके जीवाणुओं का कोई ज़मीन में रोल नहीं है, बस 72 घंटे के बाद उसको पानी के साथ पहली सिंचाई में बहा दिया। हमारे जो किसान मुझसे जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने जब ये जीवामृत बनाया उनको रिजल्ट मिले। जैसे मैं क्या कहता हूँ, वो वाला जीवामृत जो है उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि अपने लिए तो 1 एकड़ करो, यानी 10 एकड़ का किसान है तो मैं उसको मोटिवेट करता हूँ अपने लिए करो। ये कितना बड़ा पाप है कि एक किसान अपने लिए तो ऑर्गेनिक उगाए और 9 एकड़ में केमिकल उगा करके बाजार में लोगों को बेचे। तो मनुष्य के जीवन में, कृषि दर्शन में कहा गया है, किसान वो जो सर्वे भवन्तु सुखना का भाव लेकर के चले। इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, हर मनुष्य का जीवन जो है सुखी एवं निरोगी बना रहे। यहाँ क्या हो रहा है कि 9 एकड़ में मैं वो वाला बोऊंगा जो बाजार में बेचूंगा, 1 एकड़ में वो वाला करूंगा खुद खाऊंगा। मित्र, ये तो प्राकृतिक खेती के विपरीत है। प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति की व्यवस्था के साथ परमात्मा की संपूर्ण माया को सहेज करके रखना, किसी भी इकाई को ना मारना। हम कौन होते हैं किसी इकाई को मारने वाले? तो मैं ये जंगल से मिट्टी लाया हूं
कई बार आपको बोला हूं कि मैं 70,000 किलोमीटर की यात्रा किया सन 2009 और 2013 के बीच में। ये लेटेस्ट जो आपको दिखा रहा हूं, अब कई लोग देखिए इसमें, कई लोग कहते हैं साहब इसके ऊपर एक मलाई जम गई, देखिए मलाई जम गई। देखिए मलाई, इस प्रकार का ये जम जाता है। लोग पूछते हैं साहब इसका क्या करें, हमने कहा कुछ मत करिए, इसको डंडे से लाइए, इसी में मिला रहने दीजिए। ये माइक्रोब्स एकमुलेट हो गए, एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, ये मलाई जमती है, अक्सर जमती है। जब जंगल से मिट्टी लाते हैं तो कई बार इसमें ब्लैक कलर की संरचना आती है। पिछले बार वीडियो में दिखाया था, इसमें ब्लैक कलर की संरचना आई थी। वो निगेटिव पैथोजन होते हैं, उनको छलनी से निकाल दिया जाता है। जो मुझसे ले जाते हैं उनके यहाँ निगेटिव पैथोजन का कोई काम नहीं, क्योंकि वो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। ये लेटेस्ट ड्रम, इसका कलर भी देखिए। मैं दावा करता हूं कि यदि जीवामृत सही से बना लिया तो जीवामृत की केवल 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन को ठीक कर देती है। ओनली 20 लीटर। वहां क्या होता है, किसान से कहा जाता है 200 लीटर पहली सिंचाई में, 200 लीटर दूसरी सिंचाई में, 200 लीटर तीसरी सिंचाई में। हाउ टू पॉसिबल, कैसे व्यवहारिकता में संभव है? मैंने बोला 90% के पास तो गाय है नहीं, और जिन 10% के पास गाय है उनमें से 90% के पास पक्का फर्श नहीं, और जिन लोगों ने पक्का फर्श बनाया उनकी गाय दुखी हो चुकी है। तो ये तो विज्ञान मुझे समझ में आता नहीं। तो सिंपल सी बात है, जीवामृत में जीवाणुओं का संवर्धन। मित्र, मैं अक्सर कहता हूं कि स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया 100 टाइम बलशाली है। बिना सूक्ष्म जीवाणुओं के इस संसार में कुछ है ही नहीं। हमारे पेट में जो रोटी पचती है ना, उसको पचाने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। और जिसको आप इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो इम्यून सिस्टम का मतलब है शरीर के अंदर जितने प्रकार के बेनिफिशियल माइक्रोब्स होने चाहिए वो बने रहें, ताकि आपको कोरोना ना हो। कोई जुखाम वाला छींक दे तो आपको जुखाम ना होने पाए। इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून, इसी प्रकार धरती का इम्यून सिस्टम है। तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो जंगल से लाए गए हैं, ये जमीन के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं। क्या क्या करते हैं? जमीन में जो घास, तना, पत्ती, जड़ छूट जाती है उसको डिकम्पोज करके जीवांश में कन्वर्ट करते हैं, जो फसलों का भोजन बनता है। ये जीवाणु जमीन के अंदर पाए जाने वाले निगेटिव पैथोजन जो फसलों में रोग फैलाते हैं, उनको वहीं का वहीं खत्म करते हैं, जिससे फसलों में रोग नहीं लगते। ये मान लीजिए कि ये अगर जीवामृत आप बनाते हैं और डालते हैं खेत में, तो आपको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, आपको किसी फफूंदनाशक की जरूरत नहीं है। हाँ, नाइट्रोजन की जरूरत फिर भी रहेगी। कब तक? जब तक जमीन में हमारा ह्यूमस की मात्रा 0.3 से बढ़ करके 0.6, 7, 8, 9 न हो जाए। मैं अक्सर बोलता हूँ, जमीन में ह्यूमस को बढ़ाना ही प्राकृतिक खेती है। और ह्यूमस को बढ़ाने के लिए कार्बनिक पदार्थ, अगर कोई गोबर की खाद डालता है, सोचता है कि इससे ह्यूमस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपके जमीन में अगर बैक्टीरिया नहीं है, लाभदायक जीवाणु नहीं है, तो गोबर जीवांश में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मेरे स्टोमक में अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है, मैं रोटी अगर अंदर डाल भी लूँ किसी प्रकार से, तो पचने वाली नहीं है। इसी प्रकार अगर खेत में आपने गोबर डाला है, घर खरपतवार कुछ मल्चिंग वल्चिंग किया है, और वहाँ पर ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है, तो दिक्कत होगी। एक और सावधानी करता हूँ मैं, किसान से कहता हूँ, चाहे 200 लीटर बनाओ, 100 लीटर बनाओ, 50 लीटर बनाओ, हमेशा 200, 225 लीटर के ड्रम में बनाना। कल का एक किस्सा बताता हूँ। बिहार के एक सज्जन हमसे कह रहे हैं कि सचान साहब, मेरा जीवामृत गाय ने पी लिया। मैं अक्सर कहता हूँ, इस जीवामृत को इतना सेफ साइड रखिए कि इसको कोई पीने ना पाए। अगर मैं भी इसकी 2 चम्मच मात्रा पी लूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो उनकी गाय ने चूंकि छोटे से ड्रम में बनाया और उनकी गाय धोखे से छूट गई, तो जीवामृत पी लिया।
अब उनको पता ऐसे चला कि जीवामृत का ड्रम खाली हो गया, बगल में केवल गाय थी। हमको फ़ोन आता है कि सचान साहब मेरी गाय ने जीवामृत पी लिया। तो हमने कहा 200 लीटर के ड्रम में नहीं बनाया था क्या? बोले आपको कैसे पता? हमने कहा 200 लीटर के जीवामृत में गाय जाती ही नहीं। मित्र, ये मिस्टेक कभी मत करना। आपके छोटे बच्चे उसको हाथ में लेके चिल्लू भर पी सकते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली पी सकता है। कोरोना वैक्सीन की डोज जितनी लिमिटेड मात्रा में आदमी को लगाई गई थी ना, तब भी बुखार आने के चांस थे। अगर वो डोज 10 गुना लगा दी जाएगी तो आदमी मर जाएगा। इसमें कोई खास बात को थोड़ी है, समझदारी से काम लीजिए। तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं का हमने आपको बताया। अब आगे वाला प्रश्न पूछिए। सर जी, समझो ये 17 पोषक तत्व बताए जाते हैं, तो उसमें हवा से कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, और रहे जो बाकी 11 घटक, वो ये जीवाणु से मिलते हैं क्या? इस जीवाणु के पास अपने पास कुछ नहीं है बेचारे के पास। एक रसोईया, एक गृहिणी है। जैसे आप एक कुशल गृहिणी को अपने घर ले जाइए जो नाना प्रकार की डिशेस बना लेती हो, और आपकी किचन में कोई सामग्री नहीं है, तो गृहिणी को थोड़ी खाना बनाएगी, सामग्री भी तो चाहिए। इसी प्रकार ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, ये सारे प्रकार के पोषक तत्वों का अरेंजमेंट तब कर पाएंगे जब आपकी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ होंगे। तो इनका रॉ मटेरियल क्या है? कार्बनिक पदार्थ, घास, पत्तियां, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र। अगर ये है तो वो जितने भी पोषक तत्व, जैसे आपने 17 की बात की, 17 में 3 हवा से मिल जाते हैं, बच गए 14। मित्र, ये 16 का भी चक्कर अभी गड़बड़ है। इस जमीन में कितने प्रकार के 160 प्रकार के एलिमेंट हैं। अब हम लोगों ने अभी 16-17 की बात की है। चूंकि सॉइल में 160 एलिमेंट हैं, तो 160 में से जो भी पानी में सोल्यूबल फॉर्म में आएगा वो सबको पौधा लेता है। तो जमीन की प्रकृति जब तक जिंदा है तभी तक भोजन में स्वाद है, और जैसे में 16 और 3 के चक्कर में फंसा तभी भोजन का स्वाद गायब हो गया और भोजन से पौष्टिकता खत्म हो गई। तो मैं बोलता हूं कि 16 हैं, 18 हैं, 14 हैं, चक्कर में ही नहीं पड़ना। क्या नाइट्रोजन, क्या फास्फोरस, क्या पोटास, जिंक, सल्फर, सबको भूल जाइए। हमने कहा प्राकृतिक खेती में मुझे जमीन को जिंदा करना है, जमीन को फर्टाइल बनाना है। और फर्टाइल बनाने का मतलब 2 ही चीजें हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ खूब डालना है और उसके जीवाणु डालने हैं या मरने नहीं देना है। तो ये बनाते कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। ये जमीन में कुछ होगा उससे बना के देंगे। मेरी समझो अमरूद की 1 एकड़ की बाग है, तो वो बगीचा में कितना कार्बनिक पदार्थ डालना है? भाई जैसे बोला मैंने कि 1 एकड़ अमरूद का बाग है। मित्र, 1 एकड़ जमीन में, जैसे देखना अमरूद बात आई है, अगर मैं गेहूं की बात होती तो दूसरा साइंस बताता। यहाँ अमरूद आया। 1 एकड़ जमीन की 6 इंच की मिट्टी का वजन 8000 कुंटल है, और अमरूद का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 फीट पर है, यानी कि 8 चौका 32,000 कुंटल मिट्टी पर अमरूद डिपेंड है। 32,000 कुंटल में 1% का मतलब है 320 कुंटल ह्यूमस। 320 कुंटल ह्यूमस। गेहूं की बात होती तो केवल 80 कुंटल ह्यूमस। लेकिन अमरूद की जड़ ऊपर की सरफेस में जो मटेरियल है उससे, उस पर डिपेंड नहीं है। उसका रूट जोन जहाँ है वहां उसको चाहिए ह्यूमस। तो अमरूद के पेड़ की बात बताओ, पेड़ कोई भी हो मित्र, प्रकृति का नियम देखिए कि ये सागौन का पेड़ है। प्रकृति ने, ये सागौन का पेड़ कहीं जा नहीं सकता। जंगल में किसी भी वनस्पति को मैंने बोला भोजन कौन कराता है? पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है इसकी डिमांड बढ़ती, उतनी ज़्यादा पत्तियां, उतनी पत्तियां नीचे गिरती हैं। फिर नीचे माइक्रोब्स होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उन पत्तियों को डिकम्पोज करते हैं और वो जीवांश बनता है। जीवांश पानी में घुल करके रूट जोन तक जाता है। वो जीवांश पौधा लेता है, फिर फोटोसिंथेसिस करता है, फिर पत्तियां बनाता है। और एक अमरूद का पेड़
अगर ज़मीन से 5% लेता है तो 95% हवा से बनाता है भोजन। अगर आप उस सिस्टम को समझेंगे, अमरूद के पेड़ के नीचे अगर झाड़ी झंखाड़ घास फूस है तो उसको डैमेज ना करें, क्योंकि अमरूद का पेड़ इतना ऊंचा हो चुका है और वो नीचे जो बीट्स है वो बहुत ज़मीन में है। वो अमरूद का कुछ लेते नहीं है बल्कि अमरूद को कुछ देते हैं। हार्टिकल्चर के विशेषज्ञ कहते हैं बाग को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, ज़मीन को नंगा यानी कि घास फूस बिल्कुल बीडीसाइड से मार दीजिए या जोत करके हटा दीजिए। अमरूद के या किसी भी बाग के नीचे कोई वनस्पतियाँ जंगल नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बुराई है। ये घास फूस प्रकृति की एक व्यवस्था में है, ये जमीन का भोजन बना रही हैं और ये घास फूस बहुत सारे जीव जंतुओं को पाल रही हैं। अमरूद की पत्तियां आप झाड़ू लगा के फेंक देंगे, यूरिया डीएपी डाल देंगे तो अमरूद के पेड़ के नीचे जो बायोडाइवर्सिटी उसको कौन मेंटेन करेगा। इसलिए धरती माता ये घास खुद उगाती है, वो डेंजरस नहीं है। प्रकृति जो कर रही है उसको करने दो, बारीक नज़रों से देखो आप मैनेजमेंट क्या करना है। जब ग्रासेस बड़ी हो जाएं तो उनको आप खुरपी से उखाड़ दीजिए, हाथ से पिक कर लीजिए और वहीं डाल दीजिए, नष्ट नहीं करना। ठीक। और मेरा अगला सवाल है सर, समझो माटी का कर्ब, जीवाणु ये सब पूरा कंप्लीट होने के बाद समझो तो भी निमेटोड जैसा, हुमनी जैसा, फंगस जैसा या अंदर की बुरसी, उस अटैक से क्या करना है सर? मित्र, आपका प्रश्न है कि कई देश में कई सारे इलाकों में नेमेटोड्स की बहुत समस्या है, कहीं वाइट ग्रब की समस्या है, यानी सॉइल में ऐसे ऐसे इंसेक्ट हैं जो वास्तव में डैमेज करते हैं। देखिए परिस्थितियां कहाँ चली गई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जब खेती करते हैं तो बीमारियां लगती हैं, आप जब खेती करते हैं तो इंसेक्ट लगता है, आप जब खेती करते हैं तो खरपतवार उगते हैं। हम मनुष्य जो है ना, इस धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। इसको बगिया का, इस धरती रूपी बगिया का मालिक कहा गया है। मालिक का मतलब होता है मैनेजमेंट, राइट मैनेजमेंट। उपाय क्या है? तो जैसे आपने कहा बहुत सारे नेमेटोड, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो जाती ही नहीं है। ये समझिए डिजीज आती कहां से है। तो मैंने अभी बोला बीमारी की तह तक जाओ। तय क्या है? जिस जमीन में आप कंटिन्यू ऐसी क्रॉप कर रहे हो जहां पानी पानी पानी, वेजिटेबल एरिया, जैसे नेमेटोड्स का किस्सा कहाँ है? ऑर्चर्ड में और वेजिटेबल क्रॉप में। कभी आपने सुना चने में नेमेटोड्स? ना। नेमेटोड्स का चक्कर केवल वेजिटेबल और फ्रूट्स क्रॉप में ही है। क्यों? कंटिन्यू वाटरिंग होती है और रसायन आधारित कृषि सिस्टम में वो किसान लगातार उसमें पेस्टिसाइड डालता है। तो मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि हमारी औकात मच्छर मारने की नहीं है, ध्यान रखना। और आप नेमेटोड्स मार रहे हो। नेमेटोड्स कभी नहीं मरेगा। नेमेटोड्स को नष्ट करने वाला सिस्टम नष्ट हो जाएगा और फिर आप नष्ट हो जाओगे। तो किसी भी जमीन को थोड़ा सा खुला छोड़ना है, महीना 2 महीना के लिए जुताई गुताई करके उसको जरा सा ड्राई होना है, जिसको सोलराइजेशन कहते हैं। तो जहां नेमेटोड्स हैं वहां पेस्टिसाइड बंद कर दीजिए, जीवामृत डाल दीजिए और 2 महीना का ब्रेक दे दीजिए साल में जमीन को। नेमेटोड्स की समस्या, किसी भी प्रकार की जो सीवियर समस्या है जिसका समाधान वैज्ञानिकों के पास नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं आप पेस्टिसाइड डालना बंद कर दीजिए, जीवामृत डाल दीजिए, जमीन को साल में 2 महीना के लिए खुला छोड़ दीजिए। चाहे अप्रैल का महीना हो, मई का महीना हो, जून का महीना हो, अक्टूबर का महीना हो, दिसंबर, 2 महीने के लिए सॉइल को एक रेस्ट दे दीजिए। या रेस्ट ना देना हो तो कुछ ऐसी क्रॉप बोइए जिसमें बार बार पानी लगाने, जिसकी पानी की डिमांड कम हो। बीमारियां कहाँ फैलती हैं? जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा रहती है और कंटिन्यू हम नमी बना के रखें। तो ये मेरा कृषि का सिस्टम है कि ज़मीन को थोड़ा सा रिलैक्स देना है और पेस्टिसाइड नहीं डालना है। पेस्टिसाइड जब तक डालते रहेंगे तब तक नेमेटोड्स आप नहीं मार पाएंगे। दुनिया में कोई दवा नहीं बनी जो नेमेटोड्स को मार दे। हाँ, अगर ज़्यादा डालेंगे तो नेमेटोड्स हो सकता है एक बार बच जाए और आप मर जाए।
और कोई प्रश्न? और सर अपन गोबर खाद डायरेक्ट डालते हैं, तो डायरेक्ट डालने के बाद हुमनी जैसा अटैक होता है, तो गोबर खाद को कैसा यूज करना है या उसको? देखिए, हमारे देश में सनातन काल में, यानी कि आज के 70-80 साल पहले, देश का किसान अपने पशुओं का मलमूत्र एक कच्चे गड्ढे में डालता था, और वो कच्चे गड्ढे जो है ना, सड़क के किनारे, यानी कच्चे रास्ते थे, रास्तों के किनारे होते थे। अब पक्के रास्ते बन गए, सीसी की सड़क बन गई, अपेक्स बिछ गए, तो अब लोगों को इतना आलस है कि कच्चा गड्ढा बंद वो सड़क पे डालते हैं। तो सड़क में जो गोबर डाला गया, चूंकि सड़क में कोई सूक्ष्म जीवाणु नहीं, तो उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस शुरू नहीं होता, तो गोबर हमेशा कच्चे का कच्चे ही रहता है। तो यहाँ भी गोबर को डिकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स नहीं थे जहाँ आप गोबर को डाल रहे थे और खेत में आपने पेस्टिसाइड इतना डाल ही रखा है। तो गोबर को देखिए, पदार्थ को कोई ना कोई तो खाएगा। अगर पदार्थ को केचुआ खा जाता, दीमक खा जाती, माइक्रोब्स खा जाते, तो सेफ साइड था। अब चूंकि खेत में आपने डाला कच्चा गोबर, तो खेत में भी माइक्रोब्स मार दिए हैं, जहाँ गोबर डाल रहे थे वहाँ भी माइक्रोब्स नहीं थे, तो ये गोबर कच्चा है, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो गोबर को कच्चे गड्ढे में डालना है, और अगर कच्चा गोबर भी डालना चाहते हो तो आप खेत में अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स है तो गोबर खेत में डाल दीजिए, तो ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देंगे उसके ऊपर डाल के। बिल्कुल, ठीक है। पहले गोबर खाद डालेंगे और उसके बाद खेत में ये जीवाणु आपने इनाकुलेट कर दिए कभी भी। अब ये खेत में माइक्रोब्स हैं, अब गोबर आप चाहे जब डालो, ठीक है, समझ गए, डिकम्पोज कर देंगे। और कोई प्रश्न आपका? ये भी भाई साहब आए हैं बिहार से। ये सज्जन, ये लड़का है बिहार, पटना से आया है। तुम्हारा कोई प्रश्न? नमस्कार किसान मित्रों, मैं पटना बिहार से आया हूं, और एक सवाल काफ़ी दिनों से हर किसी के मन में चल रहा है जीवामृत को लेकर, कि जीवामृत का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी पैदावार बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है ज़रूर। और जीवामृत का जो भ्रांतियाँ चल रही है, इसको लेकर काफ़ी समय से मैं सर के साथ यूट्यूब से जुड़ा हुआ रहा, और आज मौका मुझे मिला है, बहुत प्रेसियस हूँ कि आज सर के सामने खड़े होकर इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि सर का जो जीवामृत है और बाकी जो जीवामृत है, दोनों में काफ़ी का अंतर है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ, सर आखिर क्या आप में और उसमें अंतर है? वो 3 से 7 दिन बताते हैं, आप 2 महीने से 3 महीने बताते हैं, इसमें क्या इसका जो बीच का मैथ है, इस पर कुछ आप बात रखेंगे सर? एक देखिए सुनो, एक महिला को एक बच्चा जन्म देने में मिनिमम से मिनिमम 9 महीना चाहिए ना। बराबर सर। एक माइक्रोब्स है, उसका सेल डिवीजन होने में, उसको 1 से 2 बनने में कुछ समय चाहिए ना। तो अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स है, किसी का सेल डिवीजन 8 घंटे में होता है, किसी का 24 घंटे में होता है, किसी का 48 घंटे में होता है। आई डोंट नो, माइक्रोबायोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, बट ये तय है, मैं मान लेता हूँ कि एक माइक्रोब्स को का सेल डिवीजन होने में 12 घंटा लगता है या 24 घंटा लगता है। तो जब मैं इस ड्रम में 500 ग्राम मिट्टी डालता हूँ बरगद के पेड़ की, अभी तो समस्या ये बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में माइक्रोब्स थे भी कि नहीं थे, चलिए मान लेते हैं थे। तो 500 ग्राम मिट्टी में जो माइक्रोब्स थे वो एक दिन में कितने होंगे? जितने थे उससे 2 गुना होंगे। दूसरे दिन में कितने होंगे? 4 गुना होंगे। तीसरे दिन में कितने होंगे? 8 गुना होंगे। और मान लेते हैं 16 गुना हो गए। तो 500 ग्राम मिट्टी में जो माइक्रोब्स थे, मान लो 500 ग्राम मिट्टी में 10 ग्राम माइक्रोब्स थे, मान लेते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स जिस मिट्टी में है ना, वहाँ मिट्टी है 99% तो सॉइल है, सॉइल में माइक्रोब्स रहता नहीं है। तो 500 ग्राम मिट्टी में ये मान लीजिए कि 495 ग्राम तो मिट्टी है जहाँ माइक्रोब्स का कोई होने का चांस नहीं। फिर 5 ग्राम में ऑर्गेनिक मैटर है, तो पूरे का पूरे माइक्रोब्स नहीं हो सकते, उसमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी में होंगे। तो 5 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन में मान लीजिए कि CN रेशियो से चलेंगे 10:1, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 0.5 ग्राम माइक्रोब्स है। अब 0.5 ग्राम माइक्रोब्स को 200 लीटर के ड्रम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो 72 घंटे में कैसे हो जाएगा? 7 दिन में कैसे हो जाएगा? और 1 किलो बेसन 1 किलो गुड़ से कैसे हो जाएगा? क्योंकि 200 लीटर में सांद्रता 200 लीटर करना हमको।
तो मित्र, टाइम तो मैंने बोला कि 55 दिन नॉर्मली, अगर मुझसे कोई जीवामृत ले जाता है 2 लीटर 1 ड्रम बनाना चाहता तो मिनिमम 55 दिन लगेंगे। और अगर जंगल से 5 किलो मिट्टी ले आता, अच्छे जंगल से, और जंगल रिच था, जैसे मैंने बोला अच्छी मिट्टी लानी है, तो भी 55 दिन लगेंगे। 50 दिन भी हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 65 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं। इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये तय है कि 3 दिन में और 7 दिन में नहीं हो सकता। इसीलिए रिस्पांस नहीं मिलता और इसीलिए वो 200 लीटर डलवाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 20 लीटर 20 लीटर 1 एकड़ के लिए, 1 टाइम, 3 टाइम नहीं, 1 टाइम। तो एक इसकी आर्ट है ना। बैक्टीरिया को 10 की पावर 9, 10 की पावर 8 जब तक यहाँ नहीं हो जाएगा तब तक रिस्पांस कैसे मिलेगा। आपको 10 किलो दही जमाना है, 10 किलो दूध आपने दही जमाने की रेडी किया, जामन आपके पास आधा चम्मच है, तो सुबह तो दही नहीं जमेगा। इस दही को जमने में तो 3 दिन लगेगा और 3 दिन में बिगड़ भी जाएगा। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी की एक आर्ट है, एक सिस्टम है, एक साइंस है कि इतना बैक्टीरिया इतना दिन में कितना हो जाएगा, तो वो सेल डिवीजन के आधार पर होगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ 50 दिन 55 दिन लगता है, तो लगता है। एक सर आपसे सलाह चाहिए। आज खेती के विषय में लोग सिर्फ धान और गेहूं के बारे में सोचते हैं, कुछ इससे हटकर भी सोचते हैं और डीएपी, यूरिया, बोरी का बोरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे सर एक सलाह, ये राय चाह रहा हूँ कि कृषि के विषय में कुछ ऐसा आप बताएं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे भविष्य है जो बेहतर हो सकते हैं। देखिए, जब कृषि शब्द है ना, कृषि, तो मैं क्या कहता हूँ, अक्सर बोलता हूँ और कई बार मेरे सुनने वाले कुछ कमेंट्स क्या करते हैं, आप एक ही बात बोला करते हो भाई। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। तो कहानी तो इतनी है। कृषि जो है, कृषि एक दर्शन है। दर्शन है कि आपको अपनी आंखों से प्रकृति में जो दिखता है उसको ठीक से समझने का प्रयास करिए। धान गेहूं सिस्टम बताता है कि आप लालची प्रवृत्ति के हो गए। खेती को मैं ऐसे देखता हूं कि बारीक नज़रों से देखिए, क्या आपकी ज़मीन में धान उगाने लायक ज़मीन है? ज़मीन के पास इतनी सामर्थ्य है कि धान को या गेहूं को पोषण दे सकती है? तो पता चलेगा, मिट्टी की जांच कराए तो जीवांश कार्बन 0.3%, तो नहीं दे सकती। तो धान गेहूं के पीछे क्यों पड़े हैं? चना में आओ ना, उड़द में आओ ना, दलहनी तिलहनी फसलों में आओ ना। अगर मान लो आपको धान गेहूं ही उगाना है और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाना है, आमदनी बढ़ानी, तो सिंपल सी बात है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दीजिए। जब तक आप जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाएंगे, आप फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया कट्टे की कट्टे डालते रहिए और लास्ट में क्या होता है, किसान को जब खेती में घाटा होता है तो आत्महत्या करता है। उसके अरमान लुट जाते हैं, टूट जाता है बेचारा। लेकिन ये सिखाया किसने? ये सब एग्रीकल्चर वालों ने सिखाया। धान लोगे, गेहूं लोगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऐसा। मित्र, जमीन जब तक हाई यील्डिंग नहीं होगी, कोई वैरायटी हाई यील्डिंग बोके क्या करेंगे? जमीन अगर हाई यील्डिंग हो गई, जमीन अगर अच्छी फर्टाइल हो गई, तो जमीन में देसी बीज भी बो देंगे तो भी अच्छी पैदावार देगा। और अगर जमीन फर्टाइल नहीं है तो लाख हाइब्रिड बो के देख लेना। जैसे धान के बारे में कहा जाता है 125 कुंटल 1 हेक्टेयर में होगा, वही करके दिखाए हमको। मान लीजिए किसी ने 80 कुंटल करके भी दिखाए, तो धान खाएगा कौन? वो हाइब्रिड चावल कोई खरीदने वाला है? हाइब्रिड बेचने वाले बाजार में देसी चीजें खरीद रहे हैं, तो हाइब्रिड बना क्यों रहे हो मित्र? जब तुमको हाइब्रिड टमाटर अच्छा नहीं लगता, हाइब्रिड खीरा अच्छा नहीं लगता, हाइब्रिड राइस अच्छी नहीं लगती, हाइब्रिड बाजरा की रोटी नहीं खाना चाहते, हाइब्रिड ज्वार की रोटी नहीं खाना चाहते, तो हाइब्रिड किसके लिए उगा रहे हैं आप? मैं एक ही चीज कहता हूं, इंसान खेती करता आनंद के लिए। तो आनंद के लिए खेती करने का मतलब है, धरती को आनंद मिलेगा तो खेत तो आपको आनंद मिलेगा। अगर धरती को आनंद नहीं है, माँ को आनंद नहीं है, तो मनुष्य को आनंद कैसे हो जाएगा? माँ समृद्धशाली नहीं तो मनुष्य कैसे समृद्धशाली हो जाएगा? माँ गरीब होगी तो मनुष्य कैसे अमीर बनेगा? माँ बीमार होगी तो मनुष्य कैसे स्वस्थ होगा? एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ, प्राकृतिक खेती का मतलब है धरती माँ की सेहत को सुधारना, धरती माता को हंसाना, धरती माता को प्रसन्न करना। आप प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई विषय? एक सर आखिरी विषय, हाँ, बागवानी के विषय में सर अपनी एक राय रखें। क्या?
बागवानी, मैंने बोला इस बच्चे ने जो खेती करा, धान गेहूं खेती नहीं है, खेती के साथ अनाचार दुराचार है। मैंने एक वीडियो में बोल दिया तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि हम सब लोग मिल करके खेती के साथ बलात्कार कर रहे हैं, मां के साथ रेप कर रहे हैं। और रेप का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, प्रकृति की नियमों के विपरीत जाके काम करना। अरे ये धरती माँ सदियों से पालती है, ये इसको सहेजने का काम कौन करेगा? आप लूटेंगे, जमीन की फर्टिलिटी भी लूटेंगे, जमीन के नीचे का पानी भी लूटेंगे, जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को भी मारेंगे, जमीन के ऊपर खड़े हुए वृक्ष। तो कहते हैं जमीन को नंगा नहीं होना चाहिए, आपने तो पेड़ काट के जमीन को नंगा भी कर दिया। तो माँ के साथ ये रेप नहीं तो और क्या है? तो खेती का मतलब है बागवानी, पशुपालन और अपने लिए नाना प्रकार की चीज़ें जो आपको चाहिए। एग्रीकल्चर की परिभाषा है भूमि का एवं क्रॉप का ऐसा मैनेजमेंट जिससे आपकी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और धरती माता के फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। नमस्कार। नमस्कार। बंद कर दो।